नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा की उपलब्धियां और चुनौतियों पर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद 9 नवंबर 2000 को जब नया राज्य बना, उसी के बाद उत्तराखंड विधानसभा अस्तित्व में आई। उसने बीते 15 सालों में कई बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ने भी इसकी सराहना की है और बहुत सारे ऐसे विधेयक पास किए हैं जिसने इस राज्य में सामाजिक आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक उत्तराखंड। उम्र 16 साल भी पार नहीं की। लेकिन ये देवभूमि और वेदों की रचना की भूमि है। यहाँ हैं एक से एक बेहतरीन पर्यटन स्थल, ऊंचे पहाड़, जंगल और अनमोल धरोहरें। गंगा यमुना जैसी जीवनदायी नदियां यहीं से निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे 4 धाम और कई आस्था केंद्र हैं। सिखों में श्री हेमकुंड साहब, नानक मत्ता और रीठा साहब की खासी मान्यता है, तो पीरान कलियर शरीफ में सबकी मुरादें पूरी होती हैं। फूलों की घाटी जैसी अनूठी संपदा भी यही है और रहस्यों से घिरी तमाम गुफाएं और उनसे जुड़ी न जाने कितनी कहानियां। जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और भौगोलिक संरचना है वो कई राज्यों से भिन्न है। जहां हमारे पास बहुत अच्छे पर्यटक स्थल हैं, बहुत अच्छे बुग्याल हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और जागेश्वर, बागेश्वर, तो धार्मिक प्लेस और देवभूमि जिसे कहा गया है वो सच्चा स्वरूप, सही स्वरूप आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र का 64.8% वन है। इसकी 625 किलोमीटर लंबी सीमा चीन और नेपाल से लगी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी राज्य से गुजरती है। कई विशाल हिल स्टेशनों और झीलों के लिए तो इसकी ख्याति है ही, यहाँ उत्सवों और मेलों की भी भरमार है। हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ के साथ 12 साल पर निकलने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की बहुत मान्यता है। यहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना की। गांधी जी ने भी अनासक्ति योग के विषय में यहाँ काफी कुछ लिखा और सुमित्रानंदन पंत से लेकर महादेवी वर्मा तक न जाने कितने रचनाकारों की लेखनी को यहाँ से ऊर्जा मिली। आंदोलन से जनित राज्य है और इसमें 75% ऐसा है जो बहुत विषम भौगोलिक स्थितियों वाला है। तो हमें जन आकांक्षाओं के साथ अपने को खड़ा करना एक कठिन काम है। प्राकृतिक आपदा से जूझते हैं, भौगोलिक कठिनाइयाँ रिजल्ट देर में आने देती हैं। जिन कामों को आप करते हैं उसका परिणाम आते समय लगता है। जब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान और पेट्रोलियम संस्थान से लेकर सर्वे ऑफ इंडिया और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जैसी संस्थाएं हैं। एशिया में पहला राष्ट्रीय अभयारण्य
कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में यहीं बना। और चिपको आंदोलन भी यहीं से चला। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी इसी इलाके में खुला। लेकिन उपेक्षा के चलते 5 दशकों तक यहां अलग राज्य बनाने का आंदोलन भी चला। तभी उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना। देखिए, उत्तराखंड राज्य जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो सभी चीज़ों का अभाव था यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ये उपेक्षित था पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते। यद्यपि हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब आए तो उन्होंने पर्वतीय विकास परिषद बनाई, उससे कुछ बजट बढ़ा और थोड़े बहुत काम होने लगे थे। राज्य बनने की मांग भी इसीलिए हुई कि एक कोने में होने के कारण ये उपेक्षित रह जाता था। उत्तराखंड राज्य जब बना, हम लोग यूपी का हिस्सा होते थे और उत्तर प्रदेश में ये माहौल था कि अगर किसी अधिकारी को पनिशमेंट पोस्टिंग भेजना है तो उसको पहाड़ भेज देते थे। करीब 53,483 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला उत्तराखंड देश का चौथा सबसे बड़ा पहाड़ी राज्य है। राज्य में 2 कमिश्नरी और 13 जिले हैं और आबादी 1 करोड़ से अधिक है। यहाँ की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक और 78.8% को भी पार कर गई है। इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून में है और हाई कोर्ट नैनीताल में। एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सहित उत्तराखंड विधानसभा में 71 सीटें हैं। यहाँ से राज्यसभा के 3 और लोकसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं। सीमित समय में ही उत्तराखंड विधानसभा ने अपने कामकाज से अलग पहचान कायम की है। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रदेश के हित के काम होते हैं उन पर सरकार विधेयक ला करके उनको पास कराने की कोशिश करती है। तमाम विधेयक यहाँ पास हुए हैं, चाहे जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के हित की बात हो वो भी विधेयक से पास हुए हैं, और आपके निर्माण से संबंधित कई विधेयक हमारे यहाँ पास हुए हैं कि निर्माण जो एजेंसियां हैं वो प्रदेश के हित में किस तरह काम कर सकें। इस तरह की भी चीज़ें हमारे यहाँ पास हुई हैं। मैं समझता हूँ विधेयकों में हमारा प्रदेश बहुत आगे है। संसद में 25 अगस्त 2000 को पारित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक से उत्तरांचल नाम से नया राज्य बनाने का फैसला हुआ। बाद में विधायी प्रक्रिया से ही इसे 1 जनवरी 2007 से नया नाम उत्तराखंड मिला। उत्तराखंड का विधायी इतिहास अंतरिम विधानसभा से आरंभ हुआ, जिसमें इसी इलाके से चुने गए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 8 और विधानसभा के 22 सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा ने 9 नवंबर 2000 से 25 फरवरी 2002 तक एक शानदार काम किया। एक बेहतर राज्य की बुनियाद रखने की दिशा में कई अनुभवी सदस्यों ने खासा योगदान दिया। यहाँ की जनता की एक मांग रही है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और आर्थिकी का जो संरचनात्मक ढांचा है उसके हिसाब से उनके लिए एक पृथक राज्य होना चाहिए। इसी के दृष्टिगत उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए जो हमारा पूर्ववर्ती राज्य है उससे इसको अलग कर लिया गया और तदनुसार भारत सरकार के द्वारा लोकसभा द्वारा और पारित विधेयक के अनुसार एक ये पृथक राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ। उत्तराखंड में अब तक हुए 3 विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। चुनावों में आम जनता की भागीदारी बढ़ती जा रही है। 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में 54.21% वोट पड़े थे, जबकि 2007 में 63.96% और 2012 में 73% वोट। महिलाएं पुरुषों से भी अग्रणी भूमिका में रहीं। तीनों चुनावों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो वोटरों की परिपक्वता दर्शाता है। मौजूदा तीसरी विधानसभा का गठन
15 मार्च 2012 को हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर के पाल हैं। विधानसभा में नेता सदन और मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हैं। छोटा प्रदेश होने के साथ साथ भी यहाँ पर सरकार के स्तर पर, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उन्होंने अपने समय में मंत्रिमंडल ने बहुत अधिक चिंतन करके, मनन करके प्रदेश के हित के लिए बहुत से विधेयकों को पास करवाया है, जिनका लाभ जनता को भी हो रहा है, प्रदेश को भी हो रहा है। उत्तराखंड का प्रशासनिक और विधायी इतिहास उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा रहा है। 1887 में इलाहाबाद में विधान परिषद की स्थापना के बाद से उत्तराखंड भी इसके दायरे में आ गया, लेकिन शासन में नैनीताल की धाक 1860 से ही स्थापित हो गई। तभी ये उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया था। यहाँ विधान परिषद की बैठकें भी हुईं। 1960 में ग्रीष्मकालीन राजधानी समाप्त कर दी गई, लेकिन आजादी के पहले से ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पहाड़ का दबदबा बना रहा। 1937 में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। पंत जी दोबारा 1946 से 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। पंत जी के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा 70 के दशक में 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाद में पहाड़ के ही नारायण दत्त तिवारी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो 5 साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन बाद में लखनऊ को ही स्थायी ठिकाना बना लिया। कई दूसरे राजनेता काफी ताकतवर रहे, लेकिन विकास में उपेक्षा और भेदभाव के नाते उत्तराखंड की मांग तेज होती रही। सितंबर 1994 में उत्तराखंडियों पर हुए भारी दमन ने पूरे पहाड़ को सुलगा दिया। इसी का नतीजा था नया राज्य। अटल जी ने यहाँ पर विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। उसकी वजह से काफ़ी हमको राहत मिली। वर्णावत पर्वत के लिए अटल जी ने 250 करोड़ रुपए दिए। 250 करोड़ रुपए आज तक भी खर्च नहीं हुआ जो 10 साल पहले दिया था। तो उत्तराखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। उत्तराखंड विधानसभा ने पिछले 15 सालों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। साथ ही साथ इसकी कई महत्वपूर्ण समितियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई सवालों पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है और सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारे विधानमंडल और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा पर। अपने सीमित कालखंड के बावजूद उत्तराखंड विधानसभा ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी राज्य में स्थायी राजधानी का मसला अनुत्तरित है। इस पर आम सहमत बननी है और उसकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन गैरसैंण में एक शानदार विधानसभा भवन बन रहा है जो पर्वतीय राज्यों में एक अनूठा मॉडल है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली बैठक 12 जनवरी 2001 को हुई। तब से कई परंपराओं को स्थापित करते हुए विधानसभा ने ऐतिहासिक काम किया। बीते 1.5 दशकों में 296 से अधिक विधेयक पारित हुए। इनके माध्यम से सभी क्षेत्रों में विकास का मजबूत विधायी तंत्र बना। हाल के वर्षों में कई प्रगतिशील कानून बने हैं। 3 नवंबर 2015 को गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में 11 विधेयक पारित हुए। इनमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2015 काफी अहमियत रखता है। हमारी जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं राज्य के स्तर पर, विधायिका ने बहुत परिपक्व व्यवहार किया है। हमारी एजुकेटिव, हमारे पास श्रेष्ठ अच्छी ब्यूरोक्रेसी रही है। हमारी न्यायपालिका ने उच्च न्यायिक मापदंड स्थापित किए हैं। यहाँ तक कि चौथे स्तंभ के रूप में
जो मीडिया है उसकी भूमिका भी अनुकरणीय रही है। उत्तराखंड की मजबूत बुनियाद रखने का काम 9 नवंबर 2000 को इसके पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने किया। दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह ने इसे आगे बढ़ाया। 2002 में पहली विधानसभा के चुनाव के बाद नारायण दत्त तिवारी 5 साल शासन में रहे। आगे मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मुख्यमंत्री रहे। 13 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। हरीश रावत 1 फरवरी 2014 से सत्ता में हैं। उत्तराखंड में जो अंतरिम सरकार थी उसमें नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनके एक मुख्यमंत्री और आए। निर्वाचित सरकार में प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त जी तिवारी बने, जो विकास के लिए जाने जाते रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। उत्तराखंड विधानसभा की गरिमा को प्रतिष्ठित करने में विधानसभा अध्यक्षों का अहम योगदान रहा है। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में प्रकाश पंत ने 12 जनवरी 2001 से 14 मार्च 2002 तक इसकी बुनियाद रखी। पहली विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य और दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष हरबंश कपूर ने उनके कामों को आगे बढ़ाया। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल 15 मार्च 2012 से इस पद पर विराजमान हैं। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को हाईटेक बनाने समेत कई कामों को अंजाम दिया है। हम विधानसभा के जितनी कार्य प्रणाली है उसको धीरे धीरे मॉडर्नाइज कर रहे हैं और बल्कि हम तो चाहते हैं हमारी विधानसभा जल्दी पेपरलेस हो जाए। हमको धीरे धीरे अपने काम को पेपरलेस करना है, पूर्ण रूप से पेपरलेस करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी आज की समय में है। लेकिन उसके लिए सारे जो संबंधित विभाग हैं और संबंधित हमारे सदस्य हैं वो भी उतने अलर्ट रहें, वो भी उसका उपयोग करना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे पेपरलेस हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों ने तमाम महत्व के मौकों पर दलगत राजनीति की जगह राज्य के विकास को तरजीह दी और आपस में मिल बैठकर चुनौतियों का समाधान निकाला। विधानसभा अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति हमेशा जागरूक रही। सदन की अवमानना या विशेषाधिकार के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया। सदन में भी उच्च परंपराओं का विकास हुआ। 15-16 जून 2013 को उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा ने बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। भारी संकट में विधानसभा एकजुट रही और इसी नाते ये राज्य जल्दी आपदा के झटके से उबर सका। आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारी विधानसभा है, यहाँ की विधानसभा की संरचना हुई और विधानसभा से जो भी नीति निर्देश जारी किए गए, जो विधेयक पास किए, वो सभी जिलों को ध्यान में रखते हुए की गई है। मई 2015 को उत्तराखंड विधानसभा में एक शानदार इतिहास रचा गया। एक विशेष सत्र में राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण विधायी इतिहास का अनूठा मौका था। राज्य विधानमंडलों में चंद खास मौकों पर ही राष्ट्रपति जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करने का आमंत्रण राष्ट्रपति ने स्वीकार लिया। संसदीय मामलों के विशेषज्ञ और अनुभवों के धनी राष्ट्रपति के संबोधन को सुनने न केवल विधायक और सांसद बल्कि बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। दर्शकों को याद होगा कि इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यसभा टीवी को ही सीधे प्रसारण की अनुमति मिली थी। डेमोक्रेसी शुड कंपोज ऑफ 3 Ds: डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट। विधानसभा के एक सत्र में ही एक प्रस्ताव हुआ था कि उनको आमंत्रित कर लिया जाए और ये सौभाग्य के विषय था कि उन्होंने स्वीकार किया और वो हमारे यहाँ पधारे और एक ऐतिहासिक घटना जो हमारी थी वो हमारे उसके साक्षी रहे। उत्तराखंड विधानसभा के 3 सत्र होते हैं।
विधानसभा का संचालन 2005 की नियमावली के तहत होता है। सदन के कामकाज की भाषा हिंदी है और विधानसभा की कार्रवाइयों का अधिकृत विवरण देवनागरी लिपि में छपता है। लेकिन समय के साथ यहाँ भी कई बदलाव दिखाई दे रहे हैं। बैठकों की संख्या सीमित हो रही है और व्यापक चर्चा में भी कुछ शिथिलता आई है। देखिए, थोड़ा सा जो वर्तमान समय में विधानसभाओं का दृश्य सामने सबको देखने को मिलता है, उसमें पहले की अपेक्षा बदलाव आ गया है और माननीय राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनमें बदलाव आ गया है। अब जो है वास्तविक जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, उन पर ठीक से चर्चा करके उनका हम निदान क्या ढूंढ सकते हैं, सरकार पर दबाव बना के कैसे उनको हल कर सकते हैं, इस पर चर्चा कम होती है और व्यक्तिगत राजनीतिक नफा नुकसान पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा की समितियां काफी प्रभावी हैं। वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के जांच संबंधी समिति आती है। लोक लेखा समिति का सभापतित्व विरोधी दल के सदस्य को देने की परंपरा है। समितियों का बहुत महत्व विधानसभा में होता है और बड़ी पावरफुल कमेटी होती है और उसको जब विधानसभा के पटल पे वो रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद उसका नीति निर्धारण जब हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करना अधिकारियों का काम होता है और वो उसको बड़े उससे पावरफुल तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा छोटी है, लेकिन सचिव के अधीन इसका सचिवालय काफी प्रभावी है। विधानसभा अध्यक्ष के नियंत्रण और निर्देशन में सचिव काम करते हैं। उसके चयन संबंधी नियम उत्तर प्रदेश जैसे ही हैं। हमारी विधानसभा के जो कुल हमारे पास जो कर्मचारी हैं वो 210 के प्लस में है, 210-12 के आसपास है। इसके अलावा हमारा जो ढांचा है उसमें एक सचिव है, एक अपर सचिव का पद है, एक जॉइंट सचिव का पद है। तो इस प्रकार जो हमारी विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक ढांचा है, वो एक सीमित ढांचा है और जो कई गठित राज्य हैं उनकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कर्मचारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से संभवतः जो मुझे लगता है वो कम है। उत्तराखंड की 70% आबादी गांव में रहती है, लेकिन खेतीबाड़ी की दशा ठीक नहीं है। इसी नाते बड़ी संख्या में जवानों का उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। ये पलायन विकास के बाद भी रुक नहीं रहा है, जो गंभीर चुनौती है। उत्तराखंड से बड़ी संख्या में जवान भारतीय सेना और अर्धसैन्य बलों में भर्ती होते हैं। गढ़वाल, गोरखा और कुमाऊं रेजिमेंट की भारतीय सेना में अलग ही शान और पहचान है। देखिए, हमारे यहाँ के पलायन के जैसे और राज्यों में है, हमारे यहाँ भी वही स्थिति है। दो कारण हैं। एक तो स्वस्थ पलायन है, हमारे वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है, पढ़ लिख करके लड़के निकल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में वो बाहर जा रहे हैं, तो वो एक स्वस्थ पलायन है। आप संभावनाएं बेहतर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। दूसरा जो पलायन है वो डिस्ट्रेस पलायन है, नैराश्य से उत्पन्न, गरीबी से उत्पन्न पलायन है। उस पलायन को रोकना बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड में गैरसैंण एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। चमोली जिले में 6000 की आबादी का कस्बा गैरसैंण पहली बार राजनीतिक नक्शे पर तेजी से उभर रहा है। यहां भरारी सैंण में 498 एकड़ में पहाड़ी राज्यों का सबसे शानदार विधान भवन बन रहा है। सचिवालय, गेस्ट हाउस, विधायक निवास से लेकर तमाम जरूरी निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कर रहा है। गैरसैंण में विधानसभा के 2 सत्र भी हो चुके हैं, लेकिन स्थायी राजधानी बनने के मसले पर अभी एक राय नहीं है।
काफी लोग गैरसैंण को ही राजधानी बनाने के पक्ष में हैं, जबकि कई लोग इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना चाहते हैं। राजधानी के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ढांचागत विकास होना चाहिए, उसकी ज़रूर आवश्यकता है। उस दिशा में थोड़ा बहुत काम अभी हो रहा है, विधान भवन बन रहा है, सचिवालय भी बनने जा रहा है। तो जब पूरा बन जाता है तो उसके बाद सरकार को निश्चित रूप से गैरसैंण को राजधानी घोषित करना चाहिए। लेकिन पूरी राजधानी बनाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निश्चित रूप से निर्भर करेगा स्टेट, क्योंकि पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता हूँ जहाँ पर हम पूरा शहर बसाएंगे, सारे संसाधन जोड़ेंगे, उसके लिए 10,000 करोड़ की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। दोनों रास्ते हैं, एक राजधानी भी हो सकती है, एक हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पैटर्न पर भी निर्णय कर सकते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि कोई आगे निर्णय के रास्ते नहीं है, मगर निर्णय राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। निर्णय एक प्रैक्टिकल अप्रोच, राज्य के दूरगामी हित में क्या हो उस दृष्टिकोण से होना चाहिए। देश के विधायी निकायों के समक्ष आज के दौर में तमाम चुनौतियां हैं और उत्तराखंड विधानसभा उससे बची नहीं है। बावजूद इसके यहाँ दलगत राजनीति से परे हटकर उत्तराखंड विधानसभा में सदस्यों ने न केवल तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की है, बल्कि इस पर सार्थक समाधान निकालने की कोशिश भी की है, और यही इसको अन्य विधानसभाओं से अलग बनाता है। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास विधानसभा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।